हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, हम लोग अब क्या करने वाले हैं सर हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके थे जिसमें 2 तारीख से हमारा क्या होने वाला था, बैच स्टार्ट होने वाला था। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत हो गई थी खराब और उसके लिए सॉरी कि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट नहीं हो पाया। कब? 2 तारीख से। तो अब कब होना है? आज से हो रहा है। आज 8 बजे से आपको जो भी लेक्चर आप देख रहे होंगे तो मिल रहा होगा जी सर। तो आज से सर हम क्या शुरू करने वाला है, ये सारा डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो उसको देखिएगा। उसके साथ आज हम करने वाले लॉ की शुरुआत है। किसकी शुरुआत? लॉ की शुरुआत। और उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि 4 दिन तक मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं, तो इवन अभी भी मेरी तबियत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट फिर भी क्लास तो शुरू करना है नहीं, तो इसके लिए मैं शुरू कर रहा हूं। तो आज हम लोग बेसिक देखेंगे, है ना, कि क्या सिलेबस है, कैसे लॉ जो है वो कैसे आता है, कोई भी कानून बनता कैसे है ना, और लीगल एस्पेक्ट्स में कौन कौन से हमें कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से एक्ट जो है वो हमें पढ़ने हैं, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसकी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, है ना जी। तो ये हो गया एक बात जी। दूसरा बात ये है सर कि हम लोग का ना आंसर किया गया है जी, बिल्कुल आंसर की आ गया है और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। और इंतजार करिए, मुझे लगता है 1 वीक या मैक्स टू मैक्स 15 तक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप अपना देखिए आपका जितना मैच कर रहा है करिए, है ना। और उसके साथ साथ फिर आंसर्स का वेट करिए, जैसे रिजल्ट आएगा फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो फिर हम आपके साथ हैं ही, है ना। इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं जून 2024 की शुरुआत करते हैं। और आज हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम ब्रीफ वे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ेंगे क्या सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आइएगा जी, देखिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, ये देखिए नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां ये मैं नोट्स डाल देता हूं, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की, वो सारे पहलू जो लीगल हैं बिजनेस के संदर्भ में। इसी का मतलब ये हुआ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लीगल पहलू। तो इसको लॉ लॉ भी देता है लोग बहुत सारा, लॉ ही है एक्चुअली, है ना। लॉ मीन्स कानून और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के लीगल चीजें। तो बात तो एक ही है। आइए अब हम बात कर रहे हैं कि आपका सबसे पहले देखिए ये जो बुक है, इस बुक में क्या क्या मेंशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आरटी एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो ये इसकी चर्चा हमें करनी है और इसके बाद हमारा लॉ हो जाएगा कंप्लीट और हमें मिल जाएगी सक्सेस। आइए ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। ये क्या है? आपका सिलेबस है। अगर आपने सिलेबस नहीं डाउनलोड किया तो पहले सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको अपने हाथ में रखिए, हैंडआउट रखने का जिम्मा उठाइए कि जब तक आप अपना हैंडआउट नहीं रखेंगे ना अपने हाथ में सिलेबस, तब तक वो काम पूरा नहीं पाएगा। देखिए आज थोड़ा सा आवाज थोड़ा कम होगा, है ना, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से आपकी क्लास जो है जबरदस्त तरीके से हो जाए। आवाज थोड़ा दबा हुआ है लेकिन आप मैनेज कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये देखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद उसमें एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कैपेसिटी ऑफ पास्ट पार्टीज हैं कि क्या क्या पार्टीज, कौन सा पार्टीज जो हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड माने जाते हैं। ये सारी चीजें हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसकी चर्चा करनी है। फ्री कंसेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी चर्चा करनी है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता कैसे है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रेमेडीज है, ये सारी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे आइडेंटिटी ऑफ इन गारंटी है ना, ये पढ़ना है। बेलमेंट और प्लेज पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी पढ़नी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेल्स और अग्रीमेंट टू सेल पढ़ना है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवन टेम्परेचर पढ़ना है ना। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करें तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। नेगोशिएशन और असाइनमेंट पढ़ना है। डिसऑनर और डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने। वैसे ही कंपनीज एक्ट में है ना, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपटीशन एक्ट ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजंस जो उसके हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखो ये सब सिलेबस के अंदर ना, ये तो आपको लिखा हुआ भी है, आप देख के इसको रीड कर लेना, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं इसमें से कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिससे ये सिलेबस का वेटेज कितना है, 10 क्वेश्चन का। कितना है वेटेज?
10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस में मैं कहूं 6 क्वेश्चंस कुछ 3-4 एक्स अगर आप कर लेते हो ना, 6 क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाते हैं। बाकी 4 एक्स जो है वो चेंजेबल है, जैसे मैंने बताया ना शॉर्ट टॉपिक्स और एक एक्सचेंजेबल टॉपिक्स या चेंजेबल टॉपिक्स। तो शॉर्ट टॉपिक्स में 3-4 अगर आप कर लोगे ना काम बन जाएगा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लोगे, हो गया। फिर एक आपका इससे कहां गया, आईटी एक्ट आता ही आता है, कोई नहीं रोक सकता, कंपनीज एक्ट आता ही आता है। यही 3-4 एक्ट से आपका 6 क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी 4 एक्ट जो है वो चेंजेबल है, कभी आईटीआई से पूछ दिया, कभी आईपीआई आर से पूछ दिया, कभी जीएसटी से पूछ दिया, कभी किसी और से पूछ दिया। लेकिन वो तो 3-4 एक्ट हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल ये क्या कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और आईटी, ये मतलब हर बार क्वेश्चंस आने ही आने हैं इससे, तो इसको बड़ा ध्यान समझना है। आइए शुरू कहां करते हैं, ये देखिएगा हम लोग कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात, ठीक है जी सर। तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर भाई साहब 1872 से पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था क्या, है ना? और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है सर, कोई कानून बनता कैसे है? बहुत सारे दिमाग में सवाल होने चाहिए, अगर अभी नहीं है तो इसका थोड़ा सा दिमाग में कि भैया ये सब होता कैसे है और क्यों क्यों 1872 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहानी हुआ करता, क्यों नहीं था 1872 पहले कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्ट, है ना? कैसे आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है ना? कोई कानून बनता कैसे है, कोई एक्ट कैसे बनता है, बिल्स, है ना? ये सारा चीज आपको क्या करना है, ठीक है? ये सारा चीज पे आगे बात करनी है। तो आइए उसकी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन, हमने नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स में देखते हैं, जो क्या है, हैंड रिटन नोट्स है। तो हैंड रिटन नोट्स की अगर हम बात करें तो आइए सेम चलते हैं। क्या बोल रहा है कि लॉ बनता कैसे, सबसे पहले ये जानिए कि लॉ, कोई लॉ जो है वो बनता कैसे, है ना? चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो बनता कैसे, भाई बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, कैसे बनता है? तो वही कह रहा है कि जब भी कोई लॉ बनाना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या बनाती है, एक ड्राफ्ट पेपर बनाती है। क्या बनाती है? ड्राफ्ट पेपर बनाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए क्या है, ड्राफ्ट पेपर। और उस ड्राफ्ट पेपर्स को डिस्कस किया जाता है एक्सपर्ट्स के साथ। किसके साथ? बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके साथ उसको डिस्कस करते हैं, और तब वो जो पेपर है, जो ड्राफ्ट पेपर है, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बिल। क्या बनता है? बिल। और इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट दो है अपनी, कौन? लोकसभा और राज्यसभा, है ना? यही बोलते हैं ना जी सर, ये लोकसभा और राज्यसभा, यहीं पे दोनों बिल पास होता है जी सर। हम देखते भी हैं, से यस फॉर वन, से नो, है ना? ऐसा बोलते हैं ना कि भैया जो इसके पक्ष में है हाथ खड़ा करे, जो विपक्ष में है हाथ खड़ा करे, ऐसा नहीं होता है? होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा और राज्यसभा में बिल को प्रेजेंट करते हैं। उसके बिल मतलब जब प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पे किस स्टेज को फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है? तो पहले क्या होता है, पहले लोकसभा में बिल पास होता है। तो लोकसभा में बिल पास करने के लिए 3 स्टेज है। पहला स्टेज क्या होगा भैया, पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद डिबेट होती है कि भैया ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। अभी देखो 2-3 दिन पहले अभी सारे ड्राइवर ने जो भी थे वो क्या कर रहे थे, वो सर हड़ताल करते। क्यों? क्योंकि उस बिल जो आने वाला था, उस बिल में कुछ ऐसा था, हिट एंड रन वाला केस था ना। हिट एंड रन वाला केस में क्या था भैया कि भैया ड्राइवर जो है अगर मार के भागा तो उसको सजा हो जाएगी। तो उसका हालांकि उसके अलग पहलू हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सोचो कि उसकी वजह से हड़ताल हो गया। क्यों? क्योंकि वो बिल लोगों को लगा कि खराब है। तो वो चीज पे उस पे क्या होगा, फिर डिबेट हुआ तो भैया फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होती है वोटिंग। तो डिबेट के बाद क्या हुआ, डिबेट होने के बाद वो बिल में जो चेंजेस करने थे कर लिए, उसके बाद हुई वोटिंग के बाद फिर देखो ये प्रोसेस हो गया लोकसभा में, और लोकसभा में फिर क्या हो गया, बिल पास हो गई। जो मेजोरिटी रहा तो बिल पास, नहीं रहा तो बिल मतलब खत्म। ऐसा थोड़ी है कि भाई बिल पास कैसे हो जाएगा, 2 आदमी बोलेगा और बिल पास, नहीं, मेजोरिटी होना चाहिए। अगर मेजोरिटी रहा तो बिल पास, मेजोरिटी नहीं रहा तो बिल बाई कैंसल, सीधा सीधी बात है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कोई भी चीज अगर मान लो 50% से ज्यादा रहा तभी तो वो चीज एक्सेप्टेबल होगा, अगर 50% से कम रहा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा जी। उसके बाद क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, फिर जो है सेम प्रोसेस होता है राज्यसभा में, और दोनों सदन में फिर क्या होता है, बिल पास हो जाता है। एक बार मैं फिर से यहां बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा। क्या बोला कि जब कोई लॉ बनाना होता है तो पहले ड्राफ्ट पेपर बनता है, ड्राफ्ट पेपर फिर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया जाता है, और एक्सपर्ट डिस्कस करने के बाद वो बन जाता है बिल, और बिल को फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। कहां? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में फिर क्या करना पड़ता है भैया, 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। कौन सा? बिल को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद उसमें डिबेट होती है, और फिर उसमें वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद
फिर उसके बाद क्या होता है, वोटिंग होने के बाद पता चलता है कि भैया मेजोरिटी है या माइनॉरिटी, मतलब माइनर है, तो माइनर इन द सेंस कम लोग हैं माइनॉरिटी में, तो मेजोरिटी में पीपल अगर होंगे तो भैया क्या होगा, बिल पास हो जाएगा, और बिल वहां पास हुआ फिर जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और फिर क्या होता है, वहां दोनों सदन से बिल पास हो जाता है। ठीक है, अब बिल पास होने के बाद क्या वो बिल एक्ट बन गया? नहीं, जब तक उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा, सहमति नहीं मिलेगी, साइन नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिल जो है पास हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन या एसेंट लिया जाता है, नहीं जी, उसके बाद आफ्टर एसेंट बिल जो है वो बन जाता है एक्ट। अब ये यहां तक तो एक्ट बन गया, क्या ये एक्ट अब लागू हो गया? नहीं, अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद इस एक्ट को नोटिफाई किया जाएगा गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, और जब ये गैजेट नोटिफिकेशन आएगा तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एक्ट, सॉरी लागू क्या हो जाएगा, एक्ट लागू हो जाता है, शुरुआत इसकी यहां हो जाती है। बात समझ में आई? जी सर। तो ये तो हो गया भाई साहब कि लॉ, हमारे देश में लॉ कानून जो है वो ऐसे बनता है, इसका एक सिंपल प्रोसेस है। अब बात करा जाए कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से समझ लो वादा, क्या है, वादा है ना। तो वादा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? बोलता है भैया वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना, गाना है ना, वादा किया तो, ऐसा ही कुछ है ना, आप पता नहीं, हाँ, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, ऐसा है कुछ गाना, हाँ वही वही, तो वैसा। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है 1872 कि भैया वादा किया है सो निभाना पड़ेगा, उससे पहले तो आपको नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर 1872 से पहले क्या लॉ नहीं थे, है ना, क्या वादा नहीं होता था? पहले भी वादा होता था, लेकिन पहले पहले क्या होता था, बात मान के चलो कि 1872 से पहले लोग बहुत ईमानदार थे, है ना, सारे लोग जबान से बोली हुई भाषा है, बोलो जुबा केसरी है, खाने खाने में केसर का स्वाद, वो वाला बात। ठीक है, तो सारे लोग जुबान से बोल देते थे, वही एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब फिर बाद में क्या हुआ कि 1870 के आसपास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे घटना हुए, ठीक है, मान लो कि ऐसे क्या हुआ कि मैं ही उस समय कोचिंग में लेके पढ़ा रहा था, छोटी सी बात है कुछ समझना, कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने बोला एक काम करो, तुम लोग सब 5-5 रुपए जमा करो, और उस समय 5-7 रुपए बहुत होते थे भाई, मैंने बोला 10-10 रुपए जमा करो, चलो 10-10 रुपए ले लिया। मैंने 1000 लोगों को बोला कि 10-10 रुपए जमा करो और मैं क्लासेस लूंगा, तुम्हारे पास करा दूंगा एग्जाम। बस जैसे ही एक एक 10-10 रुपए सब जमा किए, 1000, मेरे पास 10,000 रुपए हो गए, 1000 लोगों ने 10 रुपए दिया, तो अब 10,000 रुपए लेके मैं फिर खत्म। तुम लोगों ने बोला हैं कहाँ जाऊं, कुछ तो है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? तो फिर इस कमी को देखते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत हुई कि भैया कोई भी ऐसा वादा जो आपने किया तो आपको क्या पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, हैं, ये वो वादा नहीं कि भैया तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई तो वादा में निभाऊंगा, ऐसा नहीं, ये वाला वादा नहीं, बात नहीं कर रहा है, ये वादा लीगल वादा की बात कर रहा है कि जो आपने लीगल प्रोसेस, लीगल चीजें की बात कर रहा है कि भैया जो वादा हमने लीगली करा वो वादा निभाना पड़ेगा, सोशल वादा की बात नहीं कर रहा, आगे हम लोग उसको डिटेल में और समझेंगे। तो देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 जो क्या है वो है, आप देखिएगा सेक्शन 1 की बात करें तो वो है, सबसे पहले होता है शॉर्ट टाइटल, क्या होता है, शॉर्ट टाइटल। उसके बाद जो उसमें क्या क्या मेंशन है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कहां पे एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पूरे इंडिया में, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब वहां भी अवेलेबल है। उसके बाद इसका कमेंसमेंट कब हुआ वो भी बताता हूं, एप्लीकेबल क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। देखिए कमेंसमेंट डेट कब है, देखिए दो बातें हैं, एक है इनेक्टमेंट और एक है कमेंसमेंट। इनेक्टमेंट हुआ है कब लागू हुआ, और कमेंसमेंट डेट हुआ कब इसको ये किया गया, सॉरी एक इनेक्टमेंट मतलब कब लाया गया, और कमेंसमेंट मतलब कब शुरू हुआ, कब लागू हुआ। तो देखिए इनेक्टमेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 25 अप्रैल 1872, और कमेंसमेंट डेट की बात करूं तो वो है 1 अप्रैल 1872। ठीक है जी। तो क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या भैया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वादा, है ना। तो भैया वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट, वही सवाल पे आ गया कि भैया क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट है, और 1872 में ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं लोगों को मतलब पता चला कि भैया ये दिक्कत है ना। तो बोल रहा है क्योंकि इससे पहले लोगों को जुबान पे भरोसा था, इसकी नीड नहीं थी,
कोई भी चीज की नीड होगी तो ही फिर उसका सॉल्यूशन आएगा, अगर नीड नहीं तो सॉल्यूशन नहीं। लेकिन यहां बोल रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सपोज करो आप 18-17 में हैं और हमसे 5 रुपए में क्लास लेकर पढ़ रहे हैं, 5 रुपए में, ज्यादा नहीं, 10 में बोल दिया था ना, अभी 5 ही में है। चलो अब 1000 लोगों से मैंने क्या किया, पैसा ले गया और फिर मैं गायब। अब बताओ तुम मेरा क्या करोगे, क्या उखाड़ लोगे बताओ, हैं कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसी इंसिडेंट्स में ना हो इसके लिए क्या क्या लाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया कि भैया वादा तो निभाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, है ना जी। तो इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 1 में तो क्या टाइटल वगैरह था जो ऊपर आपने देखा जी सर, कमिटमेंट टाइटल है ना, ये सारा इन टाइटल में। सेक्शन 2 का क्लॉज एच कहता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है और वो कहता है एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स करा दे, लॉ मतलब पूरा करवाएगा, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ पूरा करवाएगा। अब एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन है वो भी आगे हम देखेंगे। देखो एक दूसरे से लिंक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझो, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू प्रूफ करके बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय, मतलब एग्रीमेंट मतलब एक तरह से वादा। अब देखो एग्रीमेंट का डेफिनेशन भी तोड़ेंगे, तो एक ऐसा प्रॉमिस जिसको लॉ पूरा करवाएगा, एक ऐसा वादा जिसको लॉ पूरा करवाएगा। ठीक है, अभी ये समझिए, तो कैसा वादा भैया, जो भी वादा हमने किया उसको क्या करेगा, लॉ पूरा करवाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिंपल सा बात है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है, देखिए एग्रीमेंट डिफाइन करता है सेक्शन 2E, एग्री, ई एग्रीमेंट, तो क्या बोल रहा है, every promise and every set of promise forming the consideration of each other। ध्यान से देखिएगा, बात से समझिएगा, इसका लॉ का लैंग्वेज है, मैं डेफिनेट ये भी बताता हूं। हर एक प्रॉमिस या बहुत सारा प्रॉमिस को मिलकर, है ना, क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर नॉर्मली बोला जाए कि प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। कैसे हुआ भैया, ठीक है, कैसे हुआ, एक बात बताइएगा, ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। बोला ए ऑफर किया, क्या ऑफर किया, बोला ए ऑफर किया बी से कि भाई तू मेरा चेयर क्या कर ले, परचेस कर ले 500 रुपया में। ध्यान समझिएगा, मैंने बोला ए ऑफर किया बी से कि भैया तुम मेरा चेयर ऑफर कर ले 500 रुपया में, और बी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आज समझ में आ रही है जी सर, ए ने बी को ऑफर किया कि मेरा चेयर परचेस कर ले, कितने में, 500 रुपए में। बी बोला चल ठीक है दे दे यार, दे दे 500 रुपए, कौन सी बड़ी बात है, तो इसको क्या बोले, एग्रीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक चीज और मैं बताता हूं, बिकॉज क्यों बोला ऐसा एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन था। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, इट मींस कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेनिफिट लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं कि मान लो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हाँ, अब मेरा दोस्त उधर से आ रहा था, नालायक हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड को देख लिया तो बोला भाभी जी चलिए मैं छोड़ दूं, कहां भैया के पास जाना है, बोला हाँ चलो छोड़ दो, चलो उसने बैठा लिया नालायक ने, हैं, उसको तो वहां से ले गया उठा के और आगे छोड़ दिया जहां जाना था उसको। अब बताओ उसमें मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ फायदा हुआ, एग्रीमेंट तो हुआ, बिल्कुल हुआ, दोनों गए, ठीक है, सॉरी एग्रीमेंट बोल रहा हूं, ऑफर तो हुआ, ऑफर उसने एक्सेप्ट भी किया और बात भी हुई, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट हुआ, नहीं, कंसिडरेशन नहीं हुआ। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है ये बात समझिए, मैं अभी नया नाम बोल रहा हूं। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर मैं आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहा हूं तो उसके बिहाफ पर मुझे भी बेनिफिट्स मिल रहा है और ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया एग्रीमेंट हुआ है। तो कंसिडरेशन नहीं हुआ यहां, कैसे देखो समझो, वो क्या किया, वो उसने ऑफर किया मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी गर्लफ्रेंड क्या हुई भाई साहब, रेडी हो गई, तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऑफर हुआ, ऑफर एक्सेप्ट भी हुआ, लेकिन क्या कंसिडरेशन हुआ, दोनों के बेनिफिट्स के लिए काम हुआ, नहीं, सिर्फ बेनिफिट किसको हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड को, दोस्त तो बेचारा चल गया, उसका पेट्रोल भी खर्चा हुआ, झूठ मूठ का चला गया। लेकिन इस एग्जाम्पल को समझो, यहां क्या बोल रहा है कि मान लो, अच्छा चलो उसी में देखिए एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा दोस्त नहीं मिलता, वहां पे वो क्या करती, ओला बुक कर लेती, ओला बुक करती जी सर, ओला जब बुक करती तो वो क्या करती, वो उसको पैसे देती, जी बिल्कुल पैसे देती, और उसके बिहाफ पर वो क्या करती, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती,
सिंपल तो ये था कि सर ओला वाला को बुक की, उसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करती, सर भाई साहब डेस्टिनेशन पे उसको ओला वाला पहुंचाता, ये उसके बिहाफ पे पैसा दे देती। तो यहां ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ और कंसीडरेशन भी हुआ कि समथिंग इन रिटर्न, दोनों को कुछ ना कुछ मिला। तो याद रखिएगा जब भी एग्रीमेंट की बात करी जाए तो वहां ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा और कंसीडरेशन भी होगा। जहां सिर्फ और ऑफर और एक्सेप्टेंस वाली बात आ जाए उसको प्रॉमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस, कि भैया वादा किया, हमने वादा को निभाया। लेकिन एग्रीमेंट की अगर बात किया जाए तो उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होगा, दोनों तरफ का बेनिफिट होना चाहिए, ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां तीसरा एग्जांपल लिखा, क्या दिखा कि ए ने ऑफर किया बी को कि भैया तुम मेरा चेयर खरीद लो, ठीक है। लेकिन बी ने क्या बोल दिया, बी बोला ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन सा बड़े बात है, 500 रुपया ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहां मुझे बताइए क्या ये एग्रीमेंट है? बिल्कुल एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ए ने को अगर 500 रुपए मिले तो बी को चेयर भी तो मिले, यानी कि दोनों को बेनिफिट्स हुआ जी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज नॉन एग्रीमेंट, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो बात हो गया। अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट। अभी मैंने बताया, क्या बोल रहा है? विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो एग्रीमेंट। तो कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई एक बात ध्यान समझते हैं, क्या कह रहा है? कंसिडरेशन सेक्शन 2D में मेंशन है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न टू दी बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ वापस में मिलना चाहिए। तो ये बेसिक चीज था, आपको पता चल गया। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए, अच्छा 3 चीज था ना, एक कंसिडरेशन ये हो गया। अब देखो ऑफर का मतलब समझो, एक बात ध्यान से समझना, ऑफर का मतलब कभी भी ये नहीं है कि तुम बोलो और मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ए बी से कहता है कि क्या तुम मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख में परचेज करोगे क्या, क्वेश्चन मार्क, है ना। लेकिन अगर कोई नॉर्मली बोल देगा तुम मेरा प्रॉपर्टी खरीदोगे, दिस इज नॉट एन ऑफर, ये एब्सोल्यूट ऑफर नहीं है। ऑफर में इंटेंशन होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, क्या कि भैया और सर्टेनिटी भी होना चाहिए कि भैया तुम मेरा यह सामान इतने रुपए में खरीदोगे। जब तक ये विल्यू, जैसे प्रपोज भी कर रहे हो, अगर नॉर्मल मैरी मी नहीं, और एक्चुअल में प्रपोजल क्या होगा, वुड यू लाइक टू मैरी मी या विल यू मैरी मी, है ना, सिंपल विल यू मैरी मी, ठीक है। तो ये हो गया सवाल, इसको बोलते हैं ऑफर। और एक्सेप्ट मतलब जब उसने यस कर दिया, यस आई विल मैरी यू, दैट इज एक्सेप्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस, या फिर इसको प्रॉमिस भी कह सकते हैं। तो ऑफर सेक्शन 2A में डिफाइन है और एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 में डिफाइन है। फिर मैं एक बार आपको समझा देता हूं। कंसिडरेशन मतलब सेक्शन 2D में डिफाइन क्या भैया, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन, है ना, कि भैया दोनों पार्टीज के बीच में जब एग्रीमेंट हो, एक ऑफर करे और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले, तो दोनों को कुछ ना कुछ आप उसके बिहाफ पे मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब इस बात करें कि भैया ऑफर क्या होता है, तो ऑफर हम बोलते हैं किसको, कि जब हम सामने वाले के विलिंगनेस की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, विल यू मैरी मी, है ना, क्या तुम मेरे ये चीज एक रुपए में खरीदोगे, ये जब हम पूछते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफर। विलिंगनेस और इंटेंशन दोनों होना चाहिए, और उसी क्वेश्चन का जब कोई जवाब देता है यस आई विल मैरी यू, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सेक्शन 2B में डिफाइन है। चलिए अभी बस इतना समझ लीजिए, ये नॉर्मल डेफिनेशन से सेक्शन 2 के क्लॉज, ये सब सेक्शन 2 क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज D, क्लॉज H की हमने बात की, क्लॉज E की बात की, ठीक है। बाकी और डेफिनेशन जो और है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक चीजें थी जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझना है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपना बुक वाले चीज, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, तो अब मैं अगर बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज के लिए, वो जनरल गाइडलाइंस है, जनरल प्रिंसिपल्स है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वादा करने के लिए, कि भैया जो भी प्रोमिसेस हो रहा है एक दूसरे के बीच में लीगली, उसको आपको निभाना पड़ेगा। इज क्लियर और नॉट? जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जी सर। अब मैंने यही चीज आपको बताया, देखिए ऑफर, ऑफर कहां था, सेक्शन 2A में मेंशन है, कहां है, सेक्शन 2A।
टू और क्लॉज ए, यही चीज मैंने बोला था। देखिए इफ अ पार्टी ए ऑफर्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू बी एंड फॉर अ सर्टेन प्राइस इट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रपोजल, इसी को बोलते हैं क्या, ऑफर। एक सर्टेन प्राइस के लिए था 1,00,000 रुपया, वो बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, देखिए वो ही एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसको, ऑफर। कि जब इसने बोला कि भैया हम बी को इतना रुपए में खरीद लेंगे, तो जब बी उतने रुपए में उसको खरीद लिया, वो हो गया क्या, आपका एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। चलिए अब बात करते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी की। भैया प्रोमिसर कौन, जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसी कौन, जो प्रॉमिस ये देने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है, इफ अ पार्टी ए प्रोमिसेस टू सेल देयर कार टू ऑफर और प्रोमिसर एंड पार्टी बी एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिसी। देखो पार्टी ए बिकम्स क्या, प्रॉमिसर, और पार्टी बी प्रॉमिसी। ठीक है, तो भैया जो एक्सेप्टर है वही प्रॉमिसी है, और जो प्रॉमिसर मतलब जो ऑफरर है वो क्या है, वो सर प्रॉमिसर है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा विल यू मैरी मी, तो मैं क्या हुआ सर, मैं प्रॉमिसर हुआ ना, ऑफर हुआ ना जी, और आप बोलोगे यस आई विल मैरी यू, तो आप क्या होगा, प्रॉमिसी हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कंसिडरेशन सेम थिंग, 2D है। क्या है भैया 2D, कि भाई साहब समथिंग इन रिटर्न, जब भी आप दो पार्टी कुछ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो या एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए। अब कंसिडरेशन अभी भी हो सकता है, कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में, कभी भी हो सकता है ना। मस्ट बी डिजायर एज द प्रोमिसर, प्रोमिसर के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्विड प्रो क्यू, मतलब जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया जी सर। ये देखिए एग्रीमेंट की बात मैंने करी थी, सेक्शन 2E। सेक्शन 2E की बात कर में क्या बोला था, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इन शॉर्ट मैंने बोला एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रॉमिस कैसे बन गया भाई साहब, प्रॉमिस हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, और कंसिडरेशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये प्रॉमिस को अगर हम यहां डिफाइन कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना जी। चलिए उसके बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो एक चीज और समझ लो, फिर मैं ना आपको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूं। ये देखो, एक होता है वैलिड, ये तीन चीजों से पाला पड़ेगा आपका। एक होता है वॉइड, और एक होता है वॉइडेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों होगा, ठीक है। और वॉइडेबल को बोलते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ये तीन चीज ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वॉइड दोनों होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी और एग्रीमेंट भी, और वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। आगे में डिटेल करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिएगा। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जिसको लॉ मानता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ मानता है, सीधा सीधी बात है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन से पहले मैं आपको वॉइडेबल बताता हूं, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या होता है कभी कभी कि आपने देखा होगा, आप कोई ऐसा टीचर होंगे, घर में पापा होंगे, या फिर कोई भी ऐसा होगा जो अथॉरिटी होगा, ठीक है, या फिर छोड़ दो उसको, कोई ऐसा इंसान जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, टीवी वगैरह में देखते हो, टीवी वगैरह दिखाता है कि हीरो नहीं गुंडा आता है और हीरो की कनपट्टी पे रखता है, बोलता है अगर पेपर पे साइन करो, मेरा अपने घर अपने नाम रखो, नहीं तो फिर क्या करेंगे, जान से मार देंगे, बोलता है जी। अब बताओ उस समय उससे साइन करा लिया, उसकी प्रॉपर्टी तो गुंडे की हो गई, क्या ये सही है, नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला गया है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। आप चाहे तो इसको सही भी बना सकते हो, आप चाहे तो इसको गलत भी कर सकते हो, यानी कि वैलिड भी हो सकता है या वॉइड भी हो सकता है।
वैलिड होने का मतलब कि भैया अगर आप छोड़ दोगे डर से कि भाई फिर मार देगा, आगे चीज जान मार के देगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप छोड़ दो प्रॉपर्टी, रख लो उसको, तो वैलिड हो गया। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं वो उस समय मुझे कानून पट्टी में कान में पट्टी रखा था, अब तो हम उसको सिखाएंगे, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है। अब ध्यान से समझना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वॉइड एग्रीमेंट कहने का मतलब ही हो गया कि भैया ये शुरू से ही नालायक है, काम ही नहीं होगा। ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से नहीं हो सकता, जो शुरू से वो इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, इसी को बोला गया है वॉइड एब इनिशियो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, मान लो मैंने क्या किया, मैं और मेरा दोस्त हम लोग घूमने गए, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिला है, उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत पसंद आ गई। मैंने बोला यार एक काम कर, सुन ना, तू अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मेरे शादी करा दे, है ना, मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरू से वॉइड है, आप किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी में थोड़ा मैं चेंज कर दूं, मैंने बोला भाई सुन ना, चल आज हम लोग ना बैंक लूटते हैं, ऐसा एग्रीमेंट इलीगल है, उसको इलीगल एग्रीमेंट बोलेंगे। वाइड एग्रीमेंट और इलीगल में फर्क है। वाइड एग्रीमेंट जो जिसको जो पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर हम मैं बात कहूं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से जो एग्रीमेंट है ही नहीं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जिसका होना संभव ही नहीं है, क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और उसके बाद जो है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से, किसी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से इसको वॉइड करना पड़ रहा है। एग्जांपल आपके सामने समझिएगा, मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा विदेश में रहने वाला इंसान, या छोड़ो किसी अदर स्टेट में रहने वाला इंसान, चल गया गांव में खेती हो रही थी, तो मैंने देख लिया खेती करते हुए, मैंने बोला अरे क्या बात है, गजब का फसल लगा रहे हैं लोग, है ना, गजब का एकदम फसल, एकदम तो धान जबरदस्त होगा। मैंने किसान से कांटेक्ट कर लिया कि भैया तुम्हारा सारा खेती का हम अपना लेंगे, एक काम करो तुम ले लो सारा चीज हमें, उसको पैसा एडवांस देके चलाया, मैं भी चलाया, ठीक है। बीच में क्या हो गया, बीच में बहुत तेज वहां पे मतलब बारिश आ गई और वो सारा बह गया, सारा फसल खत्म हो गया। अब बताना क्या इसमें किसान की गलती है, नहीं, क्या इसमें मेरी गलती है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोल देंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी चीजें क्या है, अब अब हमारी शुरुआत हो रही है किसकी, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इतना अगर आपने समझ लिया, ठीक है, अगर नहीं समझे फिर इसको पॉज करिए, फिर दोबारा बैक से जाइए, देखिए आपको बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना, लॉ का, ठीक है। अगले क्लास में हम और अच्छे तरीके से चीजों को डिटेल में समझेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखिए, इतना में टाइम थोड़ा हो गया है, थोड़ी तबियत मेरी ठीक नहीं है, अगले क्लास में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, लॉ को बहुत अच्छे से समझेंगे, इतना यकीन रखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले बार, है ना, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।